नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मंडी दौरा है। बता दें आपको कि मंडी के रण की कमान आज जेपी नड्डा संभालेंगे और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट की अपील जनता से करेंगे। बता दें आपको कि नाचन के सेंगली में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो में भी आज जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको आ रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, मंडी में डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर, मंडी में डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी खबर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर, मंडी में डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी को घेरते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मंडी में डिप्टी सीएम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बढ़ेंगे आगे। उधर लोकसभा को दोनों राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गृह क्षेत्र सराज दौरे पर हैं, जिसमें जयराम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत भी मौजूद रहीं और छतरी बाजार में रोड शो निकाला। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उन पर सरकार को गिराने के आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले विक्रमादित्य सिंह सबसे पहले बीती बरसात में गिरे मलबों को ही हटा ले तो वे भी बड़ी बात होगी। नेताओं को कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर जयराम ठाकुर पहला मुख्यमंत्री था जिसने 10 महीने के कार्यकाल में 68 के 68 सीटों में जाकर के दौरा किया। आप तो अब जाकर के वोट मांगने के लिए दौरा करते हैं। चुनाव से पहले हमने सभी विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर दिया था और पिछली बार जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट अगर मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला है तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 69% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 68 की 68 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट को हमारी बढ़त मिली, 4 सीटें हमने जीती हैं। और आज वो हमको कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश, षड्यंत्र किया जा रहा है गिराने का। अरे आपको क्या गिराना, आप तो खुद ही गिरे हुए हैं। मेरे पास पीडब्ल्यूडी महकमा था। पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझसे पहले सड़कों के निर्माण 5 साल में अगर हुए थे 2007 किलोमीटर, 5 साल का एक रिकॉर्ड था कि जिसको आगे नहीं तोड़ पाए थे। जब आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, पूरा पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त किया। जहां 2700 किलोमीटर सड़क बनाने का 5 साल का रिकॉर्ड था, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ करके 4700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनाई। ऐसे हमारे एमपी हैं जिनको कभी किसी ने देखा नहीं और आपको जानकर बहुत दुख होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमेशा जब भी लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं या लोकसभा के जो एमपी होते हैं, उनका एक कार्यकाल के बाद सबका एक लिस्ट आता है जिसमें उनके नंबर आते हैं कि किसने कितनी सांसद नीति इस्तेमाल की। ना कि प्रतिभा जी ने कहीं दौरे नहीं लगाए, वो तो एक बात है। इतनी त्रासदी आई, इतने गरीब लोगों के घर गए, इतनी जान धन की हानि हुई, लोगों के पशु बह गए, लोगों के खेत गिर गए, डंगे गिर गए, घर गिर गए, इतनी हानियां हुई। आपको जानकर बहुत दुख होगा। जिन नेताओं ने, जिन एमपी ने अपनी बिल्कुल सांसद निधि यूज नहीं की, लास्ट के 3 लोगों में से एक नाम प्रतिभा सिंह का था। उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनता की। उन्होंने एक सांसद निधि की एक पाई किसी को नहीं दी। दोस्तों, ऐसी कठोर, ऐसी भावहीन, उनको दया नहीं आई हिमाचल की गरीब जनता पर। वो करोड़ों रुपए कहां गए सांसद निधि के?
ये जानना, ये प्रश्न करना हमारा हक है और हम करेंगे और हम कर रहे हैं दोस्तों। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो चुनावी दौर है, ऐसे में चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मंडी दौरे पर आ रहे हैं जेपी नड्डा। मंडी के रण की कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट मांगेंगे। नाचन के सेंगली में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। रोड शो में भी भाग लेंगे जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे, तो अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मवीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मंडी दौरे पर आ रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे पहुंच रहे हैं? धर्मवीर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों की वजह से, दोबारा संपर्क करते हैं आपसे और जानते हैं पूरा कार्यक्रम क्या कुछ यहां पर रहने वाला है मंडी में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर जो तस्वीर है वो यहां पर किस तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि लोकसभा के साथ साथ 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। और धर्मवीर लगातार हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। धर्मवीर, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो कि मंडी दौरे पर आ रहे हैं? कितने बजे पहुंच रहे हैं मंडी? जी अंजलि, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं और मंडी जो है इस बार जो है हॉट सीट मानी जा रही है। और इस सीट के लिए जो भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए चुनावी रण में उतरते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। राजनीतिक पंडितों की बात करें तो टिकट जो कंगना को मिला है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम योगदान रहा है। और जिस कारण जो है अब उन्होंने खुद जो है यहाँ पे कमान संभाली है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही पार्टियों में जो है एक कहीं ना कहीं जो है मुकाबला टफ देखा जा रहा है और खुद भी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो दौरा है वो मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र का दौरा है और सेगली में जो है कार्यक्रम होगा। 2 बजे यह जनसभा होगी, जिसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो है तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली है। और जेपी नड्डा के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता पूरी तरह से तैयार है और इस दौरान जो है रोड शो भी निकाला जाएगा। जी बिल्कुल धर्मवीर, हालांकि अगर बात मंडी की करें और इस लोकसभा चुनाव में मंडी जो ये सीट है वो काफी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इसको लेकर लगातार बयानबाजियां जो है वो हो रही हैं। अब तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करने के लिए। किस तरीके के समीकरण बनते दिख रहे हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर बनता दिख रहा है और कौन कौन मौजूद रहेगा इस दौरान इस जनसभा में? जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ से कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा, तो उसके बाद से यह सीट पूरी तरह से हॉट बनी गई है। और दूसरी तरफ जो है युवा नेता विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र रहे हैं, उस दौरान जो है चुनावी मैदान है। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो यह गढ़ जो है अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है। पिछले ही चुनावों की बात करें तो यहाँ से जो है 9 सीटें मंडी जिला की जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। मात्र धर्मपुर की ही सीट जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लूट करी है भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस को यह सीट मिली है। हालांकि जो धर्मपुर क्षेत्र की बात करें तो यह धर्मपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है यह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। इसके बावजूद भी जो 8 विधानसभा जो यहाँ पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो है दबदबा है। और पिछले उपचुनावों की बात करें तो नाचन विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां से जो है भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनावों में लीड नहीं मिल पाई थी। इस बार जो है इसी क्षेत्र को जो है साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर माना जा रहा है। और नाचन विधानसभा क्षेत्र से ही जो है यह रैली का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा जो है शिरकत करने वाले हैं और अपने जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए भी नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंडी दौरा काफी महत्वपूर्ण आज रहने वाला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी, इस बीच सीपीएस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जी हाँ, हिमाचल
हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार 2 दिनों तक चल सकती है मामले की सुनवाई। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले लगातार 3 दिन सुनवाई हुई है। 22 से 24 अप्रैल तक मामले में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें पेश की। तो सीपीएस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार 2 दिनों तक जो मामले की सुनवाई है वो चल सकती है। बीती सुनवाई में डिफेंस ने मांगा था समय, तो इससे पहले लगातार 3 दिन सुनवाई हुई है। 22 से 24 अप्रैल तक मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें पेश की। सीपीएस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई आज लगातार 2 दिनों तक मामले की सुनवाई जो है चल सकती है। और रॉबिन शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, सीपीएस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीपीएस मामला लगातार सुर्खियों में है और इसकी आज सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट में होनी है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। फिलहाल आपको बता दें सीपीएस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। बीती सुनवाई में डिफेंस ने समय मांगा था और इससे पहले लगातार 3 दिन सुनवाई हुई है। 22 से 24 अप्रैल तक मामले में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। सीपीएस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई आज, तो लगातार 2 दिनों तक चल सकती है मामले की सुनवाई। ये बड़ी खबर, बीती सुनवाई में डिफेंस ने समय मांगा था जो इससे पहले सुनवाई हुई थी, तो इससे पहले लगातार 3 दिन सुनवाई हुई है। रॉबिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच से ये मामला लगा था और 22 से 24 अप्रैल को बीती सुनवाई हुई थी। 2 दिनों तक लगातार ये मामला जो है हाईकोर्ट में चलता रहा था और न्यायालय की ओर से कहा गया था कि मामला क्योंकि बेहद जरूरी है, ऐसे में इस पर जो फैसला है वो त्वरित हो जाना चाहिए, यानी कि इस मामले पर जल्दी से जल्दी जो है काम होना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर 3 दिनों तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद बीते सुनवाई के दौरान सरकार से बताया गया कि इस मामले में सरकार जो संवैधानिक विशेषज्ञ है, अधिवक्ता को पेश करना चाहती है सरकार अपनी ओर से अपना पक्ष रखने के लिए। तो ऐसे में उनकी ओर से समय मांगा गया, जिसके बाद आज यानी कि 8 और 9 तारीख का जो समय है वो न्यायालय की ओर से तय किया गया था, जिसमें आज सुनवाई होनी है। और निश्चित तौर पर नामी वकील भी जो है इस पूरे मामले में अब सरकार की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में पेश हो सकते हैं, खासतौर पर वो वकील जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मामला संविधान से जुड़ा हुआ है। तो जो सीपीएस है इनकी नियुक्ति को जो है भाजपा के विधायकों और एक आजाद फर्म और एक महिला की ओर से जो है चुनौती दी गई है और इन पोस्टिंग्स को असंवैधानिक बताया गया है। तो ऐसे में निश्चित संविधान से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में सरकार जो है वो संवैधानिक विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को पेश करना चाहती है हाईकोर्ट में, ताकि जो है उनका सरकार का जो पक्ष है यानी कि जो प्रतिवादी पक्ष का जो पक्ष है वो के साथ हाईकोर्ट में रखा जा सके। तो निश्चित तौर पर अभी भी ये जो सुनवाई होनी है, ऐसे में हालांकि आज फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि इस मामले में अभी जो सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना है अभी वो दलीलें रखी जाएंगी। तो ऐसे में इस मामले में अभी और वक्त लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी मजबूती के साथ जो है ये केस लड़ना चाह रही है। और बात करें तो बीते दिन जब इस मामले में सुनवाई हुई, लगातार 3 घंटे तक सुनवाई हुई, आखिरी दिन बुधवार को, उस रोज भी लगातार आखिर किन पहलुओं पर जो है सरकार जो है इन जो नियुक्तियां हैं इनको संवैधानिक ठहरा रही है और क्यों कौन से ऐसे आधार है इस पर भाजपा यानी कि जो वादी पक्ष है जिनकी ओर से पिटीशन दी है पिटिशनरों की ओर से कि किन पहलुओं के आधार पर जो है ये जो पोस्टिंग है सीपीएस की असंवैधानिक है। तो निश्चित तौर पर दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, दोनों हाईकोर्ट में अपने अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। ऐसे में मामला जो है जो जस्टिस है जो वहाँ पे डबल बेंच है, डिवीजन बेंच है, उनके विवेक पर भी होगा, साथ में ये देखना भी होगा कि क्या नए पहलू इस मामले में जो है निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल, इस पर यहाँ पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।
उधर नाहन में बीजेपी पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया विशेष रूप से मौजूद रहीं। सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी उपस्थित रहे और इसके साथ ही राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर ना तो मुख्यमंत्री और ना ही उनके मंत्री गंभीर हैं। नरेंद्र मोदी की पाइपें लग रही थी, सैकड़ों स्कीमें बन रही थी, पानी का काम बंद। अनेक सारे स्कूल बंद, वेटनरी डिस्पेंसरियां बंद और 265 करोड़ रुपए का अस्पताल नाहन में बन रहा था, वो भी। अगर हिम्मत है, आज मैं इस मंच से चुनौती दे रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आए और आकर के बताए उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र में एक पैसे का भी काम किया होगा, हम भी उनके पीछे चलेंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको सरेंडर करना पड़े। आपके सामने कह रहा हूं, ये सरकार कॉमेडी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं, वहां कोई ना कोई कॉमेडी करके आते हैं। बहुत अच्छा माहौल है और हमारे सारे ही कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश है सब में, जनता में भी बहुत उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है। मैं बहुत सारे प्रदेशों में गई हूँ और आप देखिएगा हम लोग 400 पार निश्चित रूप से करेंगे। बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए हैं। मैं भी इनके साथ सांसद थी और बहुत पूरी जो भी यहाँ की समस्याएं थी वो सारी ही बातें उन्होंने हमेशा ही संसद में रखी हैं और बहुत सारा विकास का काम भी हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर उपचुनाव भी हैं और बड़सर से जहां एक तरफ बीजेपी ने इंद्रदत्त लखनपाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सुभाष चंद्र को उनके सामने रखा है। इसी कड़ी में बड़सर से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र से जनता टीवी ने खास बातचीत की। हम मौजूद है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं सुभाष डटवालिया हैं और उनसे हम सीधी बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, कैसे अपना प्रचार और प्रसार करें। क्योंकि यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल 3 बार यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, आइए जानते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, किस तरह से आप चुनाव मैदान में, मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर जो है विश्वास जताया है, कैसे बड़सर की जनता से आपको उम्मीद है और किन मुद्दों को लेकर जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या करें? एक तो विकास का मुद्दा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 10 गारंटियाँ थी उनमें से 5 उनको लेकर मैं जनता को कहूँगा। और मुख्यतः OPS है, महिलाओं के लिए 1500 रुपये का जो 1500 प्रति महीने का है, उस ऐसी है। और डेवलपमेंट जो कि घोषणाएं की अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बजट में, तो इसमें विकास है। और दूसरा ईमानदारी, भ्रष्टाचार को खत्म करना है और बड़सर का विकास करना है। भाजपा के लोगों का कहना है कि आप जो है काफी लंबे अरसे बाद जो है दोबारा से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो 1985 से सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं तो पहले से सक्रिय हूँ और आज अभी भी मैं हेड प्रेसिडेंट, वर्तमान में मैं प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी में उस अध्यक्ष के पद पर तैनात हूँ और मैं पंचायती राज का जिला कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी पंचायती का जिला अध्यक्ष भी 10 साल रह चुका हूँ। 2007 से 2017 तक मैं जिला कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का मैं जिला अध्यक्ष रहा। सुभाष जी, 18 प्रति थे बड़सर में जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, आपको टिकट दिए, कैसे इस कुनबे को आप संभालेंगे, कैसे आपके साथ चलेंगे, क्या मानते हैं आप? 18 हम एप्लीकेंट थे, टिकट कैंडिडेट में एक ही बना, तो इसके लिए 17 जो बाकी 17 का सभी का मेरे साथ होगा, साथ है, सभी साथ चल रहे हैं।
जो पूर्व विधायक हैं, आपके सामने प्रत्याशी हैं भाजपा के, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उनको? मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता, कोई ज़्यादा चुनौती नहीं मानता, क्योंकि वो शिमला से आए, अब शिमला से आए और तीसरी बार उनको यहाँ से बरसर की जनता ने चुना, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने किसी लालच के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की, धोखा किया। तो ये मेन मुद्दा है बरसर। ये थे हमारे साथ सुभाष जटवालिया, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बरसर से। इनका यही कहना है कि जो बरसर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य लंबित पड़े हुए हैं, उन विकास कार्यों को आगे कैसे बढ़ाना है, उसको अमली जामा कैसे बनाना है। कि उन्होंने यही कहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का उनके ऊपर पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के चलते हुए वह बरसर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करेंगे। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर उपचुनाव भी हैं। गगरेट से जहां एक तरफ कांग्रेस ने राकेश कालिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी चैतन्य शर्मा को टिकट दिया है। इसी को लेकर जनता टीवी ने गगरेट से बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा से खास बातचीत की। का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं गगरेट से उपचुनाव के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चैतन्य शर्मा जी। इनसे जानते हैं, चैतन्य जी, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चल रहा है, क्या लगता है किस प्रकार ये रणनीति जा रही है या राजनीति का स्तर किस ओर जा रहा है? देखिए, आज का जो हमारा पन्ना प्रमुख का सम्मेलन हुआ है, उसमें तो सबसे पहले मैं हमारे गगरेट के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पन्ना स्तर की आज जो बैठक थी, इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आए, हर एक बूथ से हमारे जो आज यहाँ पर कार्यकर्ता आए, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हमारी जो संगठन है इसकी मजबूती दर्शाता है। इस बारी का जो चुनाव है ये डबल चुनाव है, तो इसमें और ज़्यादा जोर शोर से दमखम के साथ हमारे सारे समस्त कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है आप सभी को बताते हुए कि जो हम मैसेज घर से घर लेके जा रहे हैं, चाहे वो 9 साल बेमिसाल का मैसेज हो, चाहे मेरे कार्यकाल में भी 4 साल बेमिसाल का मैसेज हो, और साथ ही साथ में श्री राजेश ठाकुर जी जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा भी जो है, उनके कर्मलों के द्वारा जो गगरेट क्षेत्र में विकास की जो है गाथा को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने 5 साल काम किया, हम तो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और जुनून जज्बे की जहाँ तक बात है, जहाँ तक जो है एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर को बनाने की बात है, गगरेट में इस वक्त इस बात ये निश्चिंत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है और कमल जो है सबसे जो अच्छे से फूलने वाला है, और ये जो परचम है भारतीय जनता पार्टी का वो हमारे क्षेत्र में लहरने वाला है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का भी जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारी भरकम लीड के माध्यम से वो गगरेट के निवासियों का होगा, गगरेट के कार्यकर्ता होगा। मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है और दमखम के साथ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मेरे साथ भी कंधे से कंधा मिला के जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। प्रत्येक कार्यकर्ता का पदाधिकारी का, हमारे राजेश ठाकुर जी हैं, सुशील कालिया जी हैं, और भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं। वार्ड नंबर 16 से संगीता मैडम है, वार्ड नंबर 15 से जो है हमारे जितने भी पवन लम्बरदार जी हैं, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन मैडम रीटा धीमान जी हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विश्वजीत पटियाल जी को आज जिले में यही मैं पूछने वाला था, कुछ लोग नाराज चल रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था, पर लेकिन आज काफी लोग जो है इस मंच पर दिखाई देते हैं। किस प्रकार की रणनीति है इन लोगों को मनाने में लगी? नहीं, देखिए, नाराज तो कोई भी नहीं होता, ये तो एक परिवार है। नाराज़गी तो जो है एक बहुत ही कठोर शब्द है मेरे हिसाब से, मनमुटाव हो सकते हैं। और आज जो है स्टेज के माध्यम से इस बात को दर्शाया गया है, जैसे पटियाल साहब भी हैं, उनको ज़िले में जो उपाध्यक्ष पार्टी के हाईकमांड के द्वारा बनाया गया है, मैं पार्टी के हाईकमांड का भी धन्यवाद करता हूं, पटियाल सर का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमेशा से जो है मेरे को गाइड भी करा है। हमारे अनिल डडवाल जी हैं जो IT के जो संयोजक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी हमारी मुहिम में लगे हुए। सारे प्रकोष्ठों के सारे हमारे मोर्चों के जितने भी अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा मोर्चा, OBC, SC, किसान, हमारे IT एवं सोशल मीडिया के प्रकोष्ठ के हेड, एक सर्विसमैन से जुड़े हुए हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी पुरजोर मेहनत के साथ जो है एकजुटता की भावना के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने अपना अच्छा दिखाना है सकारात्मक सोच के साथ। मोदी जी की जो अचीवमेंट्स हैं, अनुराग जी की जो अचीवमेंट्स हैं, राजेश ठाकुर जी की जो अचीवमेंट्स हैं, और जिस सोच विजन को मैंने पिछले 1.5 साल में उतारने की कोशिश करी है, 4 साल से मैं लोगों के बीच में जो है सकारात्मक सोच के साथ आके उस सोच को विकसित करने के लिए जो एक्टिव हूँ, हमने तो उसी को ही बढ़ावा देना है।